करती हूँ जेपीएससी के फिफ्थ पेपर, मेंस के फिफ्थ पेपर यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। अभी भी जैसे कि आप मेरी आवाज़ से समझ पा रहे होंगे, मेरी तबीयत बहुत अच्छी तो नहीं है क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो काफ़ी लंबा ही चलता है। तो लेकिन फिर भी पहले से काफ़ी बेटर हूँ और जल्दी होप करती हूँ कि बहुत अच्छी हो जाऊँगी जल्दी, ताकि मैं सारी वीडियो जितनी ज़रूरी आपके लिए वीडियोस है मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने कल इन्फ्लेशन का चैप्टर देखा था और इन्फ्लेशन के चैप्टर को आपने समझ लिया होगा, लेकिन इन्फ्लेशन के चैप्टर से पहले मैं दो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। एक तो कि सबसे पहले जो मैं आपको दो तीन चैप्टर्स करवाऊंगी इकोनॉमी में, अभी बहुत जल्दी करवाऊंगी। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि मेंस के एग्ज़ाम में, जेपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में नेशनल इनकम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ उनके जो टर्मिनोलॉजी है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और आप उसमें बहुत सारा ट्रिक्स है, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स है कि एक एक वर्ड पे आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगा कि इसमें ये नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, रेमिटेंस इंक्लूड किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। बहुत ही ट्रिकी है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारी फिजिकल पॉलिसी, क्योंकि मैंने कल इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बताया था कि जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो वहाँ मेन दो जगह से उसे हैंडल किया जाता है। एक तो गवर्नमेंट के साइड से जो हैंडल किया जाता है, फिजिकल पॉलिसी द्वारा हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और मॉनिटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो एक बार फिजिकल पॉलिसी को थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, आज बात करते हैं सबसे जो इन्फ्लेशन के बाद सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, और भी सेक्टर्स हैं जो प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप मेंस का कोई भी क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जनरली तीन चार तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे देश की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। एक देश की इकोनॉमी का है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इकोनॉमी का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट या ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले तो ये आ जाता है कि कितनी जीडीपी में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का। सबसे पहले आप ये बताएंगे। हालांकि ये दिन पे दिन बहुत कम होता जा रहा है। तो जैसे आप इंट्रो लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि जीडीपी में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना परसेंट है। उसके बाद आप बताएंगे कि पॉपुलेशन, कितनी परसेंट पॉपुलेशन इंडिया की है जो एग्रीकल्चर और उसके एलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा प्रोडक्शन भी बता देंगे कि हमारे देश का इतना प्रोडक्शन है और हम एक्सपोर्ट में इन इन चीज़ों में, हम एक्सपोर्ट में आगे हैं, टॉप पे हैं, या फिर एक्सपोर्ट करते हैं और इन चीज़ों का हम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो बताने के बाद आपको बताना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी कितनी परसेंट जो क्या बोल सकते हैं उसको, अगर मैं ये कहूँ कि एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वह इन्वॉल्वमेंट उनकी हो गई जिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है। अब आते हैं, बात करते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में, इसको अब क्वेश्चन लिखने का तरीका समझिए आप, ठीक है। जब भी मैं सिलेबस पे बात करती हूँ तो मैं बीच बीच में आपको समझाते जाती हूँ कि आपको क्या क्या करना है, हर टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या क्या करना है। कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ चूँकि इम्पॉर्टेंट नहीं होती। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, में मेरी लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए आप, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियोस की। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई भी यूपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई एग्ज़ाम हो, तो आप इसके लिए एक अलग से नोट्स प्रिपेयर करके रख लें, ठीक है। 10 15 20 पन्ने में एक नोट्स आराम से बना लें। उसमें सबसे पहले जो दिखाना है आपको, कंट्रीब्यूशन बताने के बाद, प्रोडक्शन बताने के बाद, प्रोडक्टिविटी को भी ज़रूर दिखाएंगे कि ज़्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका काम है दिखाना कि 1951 टू 2025 तक के कुछ आपको वो दिखाने हैं, बार डायग्राम्स दिखाने हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाना है कि उस समय हमारे जीडीपी में जीडीपी कितना कंट्रीब्यूशन था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में, ठीक है। 1951 टू
अभी तक का। तो इस पर 20 ईयर्स का आप गैप ले सकते हैं। जैसे 51 का किया, उसके बाद 71 का किया, 91 का किया, 2001 का भी ले सकते हैं या 11 का ले सकते हैं। उसके बाद 21 का और 25 का ये ले लिया, क्योंकि थोड़ा गैप हो जाएगा तो याद करने में आपको इजी रहेगा। उसके बाद आप प्रोडक्शन लेंगे कि कितना प्रोडक्शन, फूड ग्रेन का कितना प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद हमारी जनसंख्या की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कितना परसेंट हमारी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में पे डिपेंडेंट है, वो आप दिखा देंगे। ठीक है, ये दिखाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें, प्रोडक्टिविटी भी दिखा सकते हैं। ठीक है, वो दिखा सकते हैं। ये एक नोट्स, बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट नोट्स आप तैयार करके अभी से रख लें, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जैसे भी पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन को बहुत अच्छे से दिखाएंगे। रिसेंट डेटा आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको डेटा मिल जाएगा। और कुछ रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले नोट्स को इनरिच करने के कुछ तरीके होते हैं जो मैंने काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, आपके लिए अलग से एक वीडियो बना के मैं डिस्कस कर दूंगी कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि एक तो नेशनल फार्मर कमीशन है, 2004 में आया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के चेयरमैनशिप में, तो उसकी रिकमेंडेशन जरूर देख लें। ठीक है, सबसे पहले वहाँ देख लें। और जितनी उस पे फार्मर पे या फिर एग्रीकल्चर पे जितने कमीशन आयोग बने हैं उनकी रिपोर्ट एक जगह ज़रूर देख लें। जो इम्पोर्टेंट 3-4 उनकी जो रिकमेंडेशंस होती है, इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशंस है उनको ज़रूर देख लें। ये आपके जो आंसर है जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आपको इनरिच करने में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, वो आप करने के बाद सबसे पहले तो देखेंगे कि ये करने के बाद सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद आप चैलेंजेस लिखेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में चैलेंजेस क्या है, और प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी हालांकि तो बढ़ रहा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर और उनके एलाइड के कंट्रीब्यूशन दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। तो वो आपको रीज़न दिखाना है। ठीक है, रीज़न दिखाना है क्या कारण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो रीज़न है हमारे आफ्टर इतने सालों की आज़ादी के बाद भी लैंड रिफॉर्म्स जो हुआ। ठीक है, जितने भी वो लैंड के या कि इतने इतने लोगों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड में, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंटेड नहीं हुआ। ठीक है, उसका कहीं भी एक पेपर्स पे रह गया, लेकिन हर राज्य में उसका इक्वल हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं हुआ। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लैंड के जो साइज़ है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अनइक्वल साइज़ है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिनके पास छोटे लैंड्स हैं वो कभी भी नहीं चाहते एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने आप को या अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व रखना। तो वो क्या होता है, वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं और जाके कहीं और किसी और रोज़गार में लग जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और दूसरी बात है डिस्टिंग्विश, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर में होता क्या है कि एक लैंड है जिस पे मान लीजिए 2 लोगों की ज़रूरत है उस पर फार्मिंग के लिए, और चूंकि और लोगों के पास बड़ी फैमिली में या आसपास लोगों को रोजगार नहीं है, तो हो सकता है कि 10 लोग उस एग्रीकल्चर लैंड पे अपने आप को इन्वॉल्व रखा हो, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं है। ठीक है, तो ये अदृश्य जो बेरोजगारी कहते हैं जिसको, वो उसमें इन्वॉल्व है, सबसे बड़ी। दूसरी बात है कि ये नेचुरल जितनी कैलेमिटीज आती है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे होता है। चाहे साइक्लोन अगर आता है तो कोस्टल एरियाज के जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो हो जाते हैं, ड्रॉट आता है, सूखा आता है, फ्लड आता है। ठीक है, जब भी कभी कभी ऐसे कुछ पेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो जितनी चीज़ों की मार है वो सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ही प्रभावित करती है डायरेक्ट रूप में। ठीक है, तो या नेचुरल हो या फिर मैन मेड कभी कभी कैलेमिटीज़ होती हैं, उनके कारण भी हो जाती हैं। अर्थक्वेक कहीं आया वहाँ की भी, वैसे तो अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा फार्मिंग पे असर नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है फ्लड का होता है, ड्रॉट का होता है, और कोस्टल एरियाज में साइक्लोन का होता है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा हैम्पर करते हैं। तो ये क्या होता है कि एक जो ट्रस्ट होता है, होना चाहिए किसी भी उसमें एम्प्लॉयमेंट, उसमें रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में, वो जनरेट नहीं हो पाता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसके कारण लोग उससे जुड़ना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद एक और कारण है कि जो माइग्रेशन है हमारे रूरल टू अर्बन एरियाज में जो माइग्रेशन है, ठीक है, जो पुशिंग इफेक्ट है माइग्रेशन का, जो अर्बन एरियाज अपनी तरफ पुश करती है, अपने तरफ पुश नहीं करती है, अपने तरफ ये कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करती है। तो वो जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है आज के डेट में।
उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था, पूरा का कॉन्सेप्ट किया था 2007 में। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जितने रूरल एरियाज हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ है उनको सिमिलर बनाया जाए अर्बन एरियाज़ के, ताकि जो माइग्रेशन है वो रुक जाए और लोगों को जो अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटी मिलती है, चाहे शिक्षा हो, सैनिटेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कुछ भी, वो सारी फैसिलिटीज़, ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ उनको रूरल एरियाज़ में मिल सके ताकि माइग्रेशन रुक जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी काफ़ी काम हो रहा है लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर अभी अपलोड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, मेरे एग्रीकल्चर पे ही नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू।